मैं बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट हूँ। जो भी लड़की मुझे एक बार मेरा नाम कुलदीप है। मेरी उम्र 24 साल है और मैं बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट हूँ। जो भी लड़की मुझे एक बार देख ले तो देखती ही रह जाती है। एक दिन अपने काम के सिलसिले में मुझे दिल्ली से बेंगलोर जाना पड़ा। यह सफ़र मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने इसकी तैयारी पहले से कर ली थी। ट्रेन का टिकट मैंने पूरे 3 महीने पहले ही बुक करा लिया था ताकि सफ़र आरामदायक हो। ट्रेन शाम 8 बजेगी थी और मैं समय से पहले ही स्टेशन पहुंच गया। जैसे ही ट्रेन में अपनी सीट पर जाकर बैठ गया, कुछ समय बाद ट्रेन धीरे धीरे भरने लगी। हर कोच में भीड़ बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग अपनी सीटों पर जम गए थे, कुछ लोग खड़े खड़े ही जगह तलाशने में लगे थे। माहौल में हल्की हल्की गर्मी और शोर था। तभी मेरी नज़र एक महिला पर पड़ी जो भीड़ में से रास्ता बनाते हुए मेरी ओर आ रही थी। वह करीब 45 साल की होंगी। उनके साथ 2 लड़कियां थीं। तीनों अपनी जगह तलाशनी शुरू हुई। मेरे पास आई और मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गई। महिला का नाम बिमला था। वह विनम्र स्वभाव की लग रही थी। उनकी बड़ी बेटी का नाम रजनी था, जो लगभग 20 साल की थी। उसने सलवार कुर्ता पहना हुआ था और अपने लंबे बालों को खूबसूरत चोटी में गुंथा था। उसकी खूबसूरत ही मेरे नज़रों उसकी ओर खींचने लगी। वहीं उसकी छोटी बहन का नाम पूनम था। वह 17 साल की थी। ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि कोई भी जगह दिख नहीं रही थी। दिखती थी वहीं बैठ जाते थे। कुछ नीचे बैठ रहे थे, बाथरूम के पास जाकर बैठ रहे थे और कुछ ट्रेन के दरवाजे के पास। गर्मी बहुत थी क्योंकि यह मई का महीना था। आंटी को बहुत गर्मी लग रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, क्या मैं खिड़की की तरफ बैठ सकती हूँ? मुझे बहुत गर्मी लग रही है और मुझे बीपी की दिक्कत है। मुझे भी गर्मी लग रही थी, लेकिन मैं अपनी सीट किसी को नहीं देना चाहता था। फिर मैंने थोड़ा आगे बढ़कर उनके पास झुककर देखा तो रजनी और पूनम दूसरी तरफ बैठी हुई थी। मुझे लगा कि उनके पास बैठने की जगह मिल सकती है, इसीलिए मैंने कहा, ठीक है आंटी, आप यहाँ बैठ सकती हैं और मैं रजनी के पास बैठ जाऊँगा। मैं उठकर रजनी के पास आ गया। अभी हम दोनों एक दूसरे के करीब थे। ट्रेन के झटकारों से हमारा शरीर एक दूसरे को छू रहा था। मेरे शरीर का संपर्क उसके शरीर से हो रहा था, जिसमें वह थोड़ी असहज हो रही थी और अपने आप को थोड़ा दूर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन भीड़ के कारण बस ज़्यादा दूर नहीं जा पा रही थी। उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया, मम्मी के तो कुछ और ही बात होती है। पापा कह रहे थे कि एसी का टिकट बुक करते हैं, लेकिन मम्मी कुछ सुनती नहीं। उन्होंने कहा, एसी में तो घुटन होती है और यहाँ तो मुझे गर्मी लग रही है। फिर से थोड़ा सब्र रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जगह नहीं थी। मैंने उसे कहा, ट्रेन में हमेशा एसी में ही भीड़ होती है। एक बार तो मैंने इसी में भीड़ होती है। एक बार तो मैंने बाथरूम में बैठकर पूरी यात्रा की है। यह सुनकर रजनी एकदम बोली, आप क्या बोल रहे हैं? बाथरूम में बैठकर यात्रा की? बाथरूम में कैसे बैठ सकते हो? आपके पास टिकट नहीं था क्या?
मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने पहले से टिकट बुक किया था, लेकिन इतनी भीड़ थी कि मुझे अपनी सीट तक भी नहीं जा पा रहा था। उसने कहा, अभी तो इतनी भीड़ है भाई, आप अभी बाथरूम में जाकर बैठ जाइए, थोड़ी जगह बनेगी। ऐसा कहकर उसने मुझसे थोड़ी जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन जगह थी ही नहीं। ऐसे ही 2-3 घंटे बीत गए। ट्रेन में बहुत गर्मी हो रही थी। रजनी और आंटी ने जो पानी साथ लाया था वह सफ़र के बीच में ही ख़त्म हो गया। गर्मी के कारण उन्हें बार बार प्यास लग रही थी। दोनों बस अगले स्टेशन के रुकने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। कुछ समय बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी, लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ कोई पानी या कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला नज़र नहीं आया। यह देखकर आंटी और रजनी परेशान हो गई। गर्मी और प्यास के कारण रजनी खुद को बेहद असहज महसूस कर रही थी। उसने निराश स्वर में कहा, मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो इस गर्मी में मैं यकीनन बेहोश हो जाऊंगी। उसकी आवाज़ में थकावट और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसकी हालत देखकर मेरे भीतर कुछ करने की इच्छा जाग उठी। मुझे लगा कि किसी तरह पानी लाना चाहिए, लेकिन समस्या यह थी कि ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि दरवाजे तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा था। चारों ओर लोग खड़े थे और रास्ता बनाना असंभव लग रहा था। लेकिन तभी मेरी नज़र इमरजेंसी खिड़की पर पड़ी, जो हमारे पास ही थी। मैंने तुरंत फैसला लिया। मैंने खिड़की की ग्रिल को ऊपर की और सरकाया और अपने बैग को रजनी और पूनम के पास छोड़कर खिड़की से बाहर कूद गया। रजनी और आंटी मुझे आश्चर्य से देख रही थी, शायद सोच रही थी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। स्टेशन पर दौड़ते हुए मैंने जल्दी से पानी की बोतल और एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक खरीदी। पसीने से तरबतर मैं इमरजेंसी खिड़की के पास वापस आया और उसी खिड़की से अंदर चढ़ गया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, मैंने पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक रजनी की ओर बढ़ाई। उसके चेहरे पर राहत और खुशी के भाव थे। उसने तुरंत पानी की बोतल और एक लंबा घूंट लिया। पानी की बोतल से एक लंबा घूंट लिया। उसके बाद उसने हल्के से मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और मजाकिया लहजे में बोला, थैंक यू बाथरूम वाले भैया। उसकी इस बात को सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग जोर से हंसने लगे। मैंने कहा, मुझे बाथरूम वाला मत कहो, सबको लगेगा कि मैं बाथरूम साफ करने आया हूँ। तो फिर मुझे तो आपका नाम ही नहीं पता, तो मैं आपको क्या कहूँ। मैंने कहा, मेरा नाम कुलदीप है। वह बोली, थैंक यू कुलदीप, तुम्हारे कारण हमें पानी और कोल्ड ड्रिंक मिल गया। मैंने कहा, इट्स ओके। ट्रेन चलने लगी। छातों के साथ मेरे और रजनी के शरीर हल्के हल्के एक दूसरे को छूने लगे। मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, लेकिन रजनी पूरी तरह से सामान्य लग रही थी। ट्रेन की गति के साथ यह स्थिति बनी रही और लगभग आधा घंटा बीत गया। अचानक रजनी ने पूजा की ओर झुककर धीरे से कहा, यार, बेवजह कोल्ड ड्रिंक और पानी पिलाया। अभी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे वॉशरूम जाना है। उसकी बात सुनकर पूनम मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं कहा। इसके बाद रजनी अपनी माँ की ओर मुड़ी और थोड़ी झिझकते हुए बोली, माँ, मुझे वॉशरूम जाना है।
आंटी ने पहले उसे ध्यान से देखा और फिर धीरे से सिर हिलाकर कहा, जाओ बेटा रजनी, उठो, और दरवाजे की ओर जाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर देखा, वहां की स्थिति देखकर थिक थिक रह गई। वहां इतनी भीड़ थी कि लोग फर्श पर बैठे हुए थे। रास्ता पूरी तरह बंद था। कोई खड़े होकर भी एक दूसरे से सटे हुए थे। वह वापस आई और झुलझुलाते हुए अपनी सीट पर बैठ गई। रजनी ने अपनी माँ से कहा, बहुत भीड़ है, लोग नीचे ही बैठे हुए हैं, ऐसे में वॉशरूम तक पहुंचना नामुमकिन है। मैं यह सब देख और सुन रहा था। उसकी परेशानी को देखकर मुझे रहा नहीं गया। मैंने उसे कहा, क्या हुआ? तुम वॉशरूम जा सकती हो। जो भी लोग रास्ते में बैठे हैं वो उठ जाएंगे और रास्ता देंगे। तुम कोशिश तो करो। रजनी ने मेरी ओर देखा और हल्की झुझलाहट के साथ कहा, हम कैसे जाएं? वहाँ हर जगह लोग बैठे हैं, कौन उठेगा हमारे लिए? आंटी ने मेरी ओर देखा और बोला, बेटा क्या तुम इनके साथ जा सकते हो? इनकी मदद करता हूँ। मैंने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है आंटी, मैं इन्हें वॉशरूम तक लेकर जाता हूँ। इसके बाद मैं उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रजनी और पूनम मेरे पीछे पीछे चल रही थी। मैंने रास्ते में बैठे लोगों को एक एक कर धीरे धीरे हटने के लिए कहा। हम जैसे तैसे वॉशरूम तक पहुँचे, लेकिन वहाँ पहुँचकर पता चला कि सारे वॉशरूम व्यस्त थे। हर दरवाजे पर कोई न कोई खड़ा था। रजनी और पूनम दोनों मेरी ओर देख रही थी, मानो पूछ रही थी कि अभी क्या करें। तभी एक वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और एक व्यक्ति बाहर निकला। मैंने तुरंत पूनम से कहा, तुम पहले जाओ। पूनम ने हिचकाते हुए अंदर कदम रखा। अभी मैं और रजनी वॉशरूम के पास खड़े थे। रजनी बार बार इधर उधर देख रही थी। मैंने माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश की। मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ कि तुमने अपनी माँ से कहा, नहीं तो बस सीट पर बैठकर ही परेशान होती रहती। रजनी ने मेरी ओर देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। तभी एक लड़का रजनी को घूरकर देख रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, अरे भाई, क्या तुमने कभी जिंदगी में लड़की नहीं देखी? क्या तुम आदिवासी जमाने से आए हो? कभी कोई लड़की देखने? क्या? मेरी यह बात सुनकर वह दूसरी तरफ देखने लगा। यह सुनकर रजनी हंसने लगी। इसके बाद एक दूसरे वॉशरूम से एक आदमी बाहर आया और रजनी उस वॉशरूम में चली गई। जब दोनों लड़कियां लौटी तो हम तीनों फिर अपनी सीट पर बैठ गए। वापस आने पर रजनी अपनी माँ से बोली, मम्मी, अगर कुलदीप ना होता तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। उसने कितनी मेहनत से जगह बनाई और हमें वहाँ तक लेकर गया। रात के 9 बज चुके थे। धीरे धीरे लोग खाने के डिब्बे निकालने लगे। हर तरफ खाने की खुशबू फैल रही थी, जो भूख को और बढ़ा रही थी। रजनी, आंटी और पूनम ने भी अपना बैग खोला और इसमें से डिब्बे निकालने लगी। उनके खाने में सब्जी की महक आ रही थी। जैसे ही उन्होंने खाने की तैयारी शुरू की, रजनी ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कुलदीप, तुम खिड़की पर जाकर बैठो।
और मेरी मम्मी को यहाँ आने दो। मैंने उसकी बात सुनी और बिना झिझक के खिड़की के पास जाकर बैठ गया। आंटी मेरे स्थान पर आकर आराम से बैठ गई। अभी तीनों मिलकर खाने लगे। रजनी का हंसमुख चेहरा और पूनम की चंचलता इस पल को और भी सुखद बना रही थी। जब खाने में व्यस्त थी तो अचानक रजनी ने मेरी ओर मुड़कर पूछा, कुलदीप कुछ खाने के लिए लाए हो? उसका सवाल सुनकर मैं संकोच में पड़ गया। मैंने हल्की मुस्कान से कहा, नहीं नहीं आंटी, आप लोग खा लें, मैं ठीक हूँ। यह सुनते ही रजनी ने अपनी आंखों से हल्की मस्ती लेते हुए कहा, अरे हम तुम्हें नहीं खिला रहे हैं, हम तो बस यह पूछ रहे हैं कि तुम खाने के लिए कुछ लाए हो या नहीं। अभी मैं थोड़ा सहज हुआ और जवाब दिया, हाँ मैंने कुछ लाया हूँ, लेकिन मैं आपके बीच कैसे खा सकता हूँ। रजनी ने मेरी ओर देखा और चढ़ाने के अंदाज में बोला, अरे ऐसा क्या लाए हो जो हमारे साथ नहीं खा सकते। मैंने थोड़ा हिचकते हुए कहा, मैं बिरयानी लाया हूँ, चिकन बिरयानी। यह सुनते ही रजनी की आंखें चमक गई। वह उत्साहित होकर बोली, अरे वाह, मुझे तो बिरयानी बहुत पसंद है, लेकिन मेरी मम्मी बिरयानी नहीं खाती। हम दोनों तो बिरयानी के बड़ी शौकीन हैं। इसके बाद मम्मी की ओर मुड़ते हुए कहा, मम्मी तुम खिड़की के पास जाकर बैठो और कुलदीप को यहाँ आने दो। आंटी ने हल्की मुस्कान के साथ हामी भर दी और खिड़की के पास जाकर बैठ गई। अभी मैं पुरानी जगह पर वापस आ गया। रजनी और पूजा के बीच बैठ गया। रजनी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अभी अपनी बिरयानी निकालो, देखते हैं कैसी है। मैंने अपना बैग खोला और उसमें से बिरयानी का डब्बा निकाला। उसकी खुशबू पूरे डिब्बे में फैल गई। रजनी ने तुरंत कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। चलो अभी इसे हम तीनों मिलकर खाते हैं। मैंने थोड़ी झंझट से कहा, लेकिन यह काफ़ी नहीं होगी, आप लोग पहले अपना खाना खा लीजिए। रजनी ने डाका लगाते हुए कहा, अरे चिंता मत करो, हम सब मिलकर खाएंगे। बिरयानी शेयर करने में ही तो मज़ा है। खाना खाने के बाद हम सोने की तैयारी करने लगे। आंटी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी। उन्होंने कहा, मुझे कैसे भी करके अभी सोना पड़ेगा, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं और अकड़ गए हैं। तब मैंने रजनी से कहा, रजनी ऊपर का सामान सीट के नीचे रखकर हम दोनों ऊपर बैठ सकते हैं, यहाँ आंटी सो सकती हैं और नीचे चटाई बिछाकर पूनम सोएगी। इसके बाद आंटी ने कहा, बेटा लेकिन यह तो तुम्हारी सीट है, हम यहाँ कैसे सो सकते हैं। तब मैंने कहा, नहीं आंटी, आप सो जाओ, मुझे ऊपर जाकर बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सो जाइए, नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। आंटी ने नीचे चटाई बिछाकर पूनम को सोने को कहा और सीट पर आंटी सो गई। ऊपर का सामान हमने सीट के नीचे रखा और मैं और रजनी ऊपर जाकर बैठ गए। हम दोनों को ऊपर कोई नहीं देख रहा था। मेरे पास ही रजनी बैठी थी। अभी रात के 1 बज गए थे। थोड़ी डर हम मोबाइल देखने लगे। इसके बाद मैंने मोबाइल रख दिया क्योंकि मेरा मन मोबाइल में नहीं लग रहा था।
मेरा मन तो कहीं और ही था। तभी रजनी की आंख लग गई और उसने मेरे कंधे पर अपना सिर रख दिया और सोने की कोशिश करने लगी। इसके बाद थोड़े समय में वह झपकी लेकर उठ गई। उसने मेरे कंधे पर सिर रखा हुआ देखकर मुझे सॉरी कहा। मैंने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम अपना सिर मेरे कंधे पर रख सकती हो और आराम से सो सकती हो। इसके बाद रजनी मेरे कंधे पर सिर रखकर सो गई। मैंने देखा कि वह सो गई। सोते सोते वह गिर न जाए, इसीलिए मैंने अपने हाथ को पीछे से ले जाकर उसके कमर पर रखा। तभी रजनी जग गई और वह मेरी ओर देखने लगी। हम दोनों के दिल जोर जोर से धक कर रहे थे। तब रजनी ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा किया तो मुझे नींद नहीं आएगी। तब मैंने कहा, सोना ज़रूरी है क्या? उस पर उसने कहा, क्या तुम्हें इतनी भीड़ में डर नहीं लग रहा है? मैंने कहा, डर तो लगता है, लेकिन इन लोगों का नहीं, तुम्हारा। तब उसने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें मेरी चिंता है। फिर मैंने तुरंत अपना हाथ उसकी कमर से हटा लिया। उसने कहा, कोई बात नहीं, घबराओ मत, लेकिन इसके आगे मत जाओ। इसके बाद उसने खुद मेरे हाथ को पकड़कर अपनी कमर पर रखा और बोली, थैंक यू मुझे सहारा देने के लिए, नहीं तो मैं गिर जाती। सारे लोग सो गए थे, लेकिन हम दोनों ही जग रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। उसने मुझसे पूछना शुरू किया कि मैं क्या करता हूँ, कहाँ रहता हूँ, मेरी शिक्षा कितनी है, घर में कौन कौन है, मैं कितना कमाता हूँ। इसके बाद धीरे धीरे हमारे प्रेम की बातें भी शुरू हो गई। हमारे दोनों में एक दूसरे के प्रति भावनाएं जागृत होने लगी। बातें करते करते अचानक आंटी ने उठकर ऊपर देखा। तब उन्होंने हमें बातें करते देखा। तब रजनी तुरंत सोने का नाटक करने लग गई। तब आंटी ने कहा, रजनी नीचे आकर सीट में बैठी। तब मैंने कहा, नहीं आंटी, आप सो जाइए, नहीं तो आपकी तबीयत खराबी हो जाएगी। इसके बाद मैं थोड़ा सा रजनी से दूर हो गया। फिर आंटी फिर से सो गई। मुझे यह महसूस नहीं हो रहा था कि रजनी मुझसे दूर जाए। थोड़ी देर के बाद रजनी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहा, सो गए क्या कुलदीप? तब मैंने भी उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे सहलाने लगा। फिर मैंने कहा, इतनी सुंदर लड़की के पास बैठकर सोने का मन कैसे करेगा? तब उसने हल्की सी मुस्कान दी और शर्माते हुए नीचे देखने लगी। हमें अभी बहुत सर्दी लग रही थी। मैंने अपनी बैग से चादर निकालकर हम दोनों ने एक ही चादर लिया। हम दोनों को नींद नहीं आ रही थी। अभी मैं उससे देख रहा था तो वह मुझे देख रही थी। फिर धीरे धीरे मैंने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा। उससे भी यह सब अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम दोनों चादर में न जाने क्या क्या बेतुकी की बातें करने लगे। हम दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति बहुत स्नेह हो गया था। सारी रात में नींद नहीं आई। सुबह के 8 बज चुके थे और ट्रेन अगले स्टेशन पर आकर रुक गई। जैसे ही ट्रेन रुकी, मैं और रजनी अपने स्थान से अलग अलग होकर दूर बैठ गए। मैंने अपनी चादर ओढ़ ली
जबकि रजनी दूसरी तरफ जाकर बैठ गई। आंटी जब उठी तो उन्होंने देखा हम दोनों एक दूसरे से दूर होने की कोशिश की है। उन्होंने रजनी को देखा तो सोने का नाटक कर रही थी। आंटी ने उसे हल्के से झकझोरते हुए कहा बेटा चल वॉशरूम में फ्रेश हो लेते हैं। अभी चलेंगे तो आराम से हो जाएगा, नहीं तो थोड़ी देर बाद बहुत भीड़ हो जाएगी। रजनी अनमने ढंग से उठ गई। फिर आंटी ने मेरी ओर देखते हुए कहा कुलदीप तुम भी उठ जाओ और फ्रेश हो लो। मैंने तुरंत चादर हटाई और उनके साथ चल पड़ा। हम तीनों बारी बारी से वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो गए। इसके बाद हमने स्टेशन पर उतरकर पास के स्टॉल से चाय और नाश्ता लिया। हमने साथ बैठकर नाश्ता किया। उस समय भी हमारी बातचीत में हंसी मजाक का सिलसिला चलता रहा। नाश्ता करने के बाद फिर से स्टेशन पर आकर बैठ गए। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से आगे बढ़ने लगी। दिन भर का सफ़र यूं ही चलता रहा। हम तीनों ने साथ में खाना खाया और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लिया। लेकिन शाम के करीब 4 बजे अचानक ट्रेन रुक गई। पहले तो हमें लगा यह कोई सामान्य रुकावट है और ट्रेन जल्दी चल पड़ेगी, लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने से के बाद भी ट्रेन नहीं मिला। थोड़ी देर बाद टीटी खिड़की के पास आया और हमें बताया ट्रेन 3 घंटे के लिए रुकी रहेगी। इंजन में कोई तकनीकी खराबी हो गई है जिसे ठीक किया जा रहा है। यह सुनकर हम सभी निराश हो गए। अभी ट्रेन में बैठे बैठे यूं ही बोर होने लग गए थे। कोई भी यात्री अपनी जगह से उठ नहीं रहा था। ट्रेन में भीड़ पहले जैसी ही बनी रही। थोड़ी देर बाद ट्रेन चलने लगी और रात के 10 बजे ट्रेन बेंगलोर पहुंची। स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो रजनी और उसका परिवार अपना सामान लेकर प्लेटफॉर्म पर उतर गया। रजनी के पापा उनका इंतज़ार कर रहे थे। वह एक शांत और गंभीर व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। जैसे ही उन्होंने आंटी, रजनी और पूनम को देखा, उनके चेहरे पर रौनक और खुशी झलकने लगी। उन्होंने आंटी से कहा, सफ़र कैसा रहा? आप सब ठीक हैं? आंटी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ सफ़र आरामदायक था। कुलदीप नाम के लड़के ने बहुत मदद की। वह बहुत अच्छा लड़का है। इसके बाद उन्होंने मेरी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी पत्नी और बेटियों की इतनी मदद की। मैंने झिझकते हुए कहा, कोई बात नहीं अंकल, यह तो मेरा फ़र्ज था। जैसे ही वो लोग घर की ओर बढ़ने लगे, रजनी ने थोड़ा पीछे मुड़कर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में गहराई और भावनाओं का समंदर था। मैंने फ़ोन निकाला और कहा, तुम्हारा नंबर दे दो। इस पल को यूं ही जाने नहीं देना चाहता था, इसीलिए मैंने झिझकते हुए कहा। रजनी पल भर के लिए रुकी और पलटकर मेरी ओर देखने लगी। मैंने अपना नंबर दो, बात होती रहेगी। वह मुस्कुराई और अपना नंबर मुझे दिया। मैंने भी अपना नंबर उसे दिया। यह पल को मारो बीच एक अनकहा बाड़ा बन गया था।
उस रात लौटते हुए मेरे मन में केवल रजनी की थी। उसकी मुस्कान, उसकी बातें और ट्रेन की यात्रा के दौरान बिताए गए पल मेरे दिमाग में रह गए। इसके बाद के 6 महीने हमारे जीवन के सबसे खास दिनों में से थे। हम कॉल और मैसेज के जरिए लगातार जुड़े रहे। हर दिन हमारी बातें घंटों चलती थी। चाहे दिन हो या रात, हमारी बातचीत में एक अलग ही अपनापन और गहराई था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके दौरान अपने करियर को लेकर बहुत गंभीर हो गया था। मैं तय कर लिया था कि जब तक मुझे एक अच्छी नौकरी नहीं मिलती, तब तक मैं रजनी के परिवार से शादी की बात नहीं करूँगा। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई और मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। मेरी सैलरी 50,000 थी और मेरी परवरिश और मेरे पारिवारिक स्थिति भी अभी ठीक हो चुकी थी। मैंने अपनी दिल की बात रजनी के परिवार के सामने रखने का फैसला किया। एक दिन मैं रजनी के घर गया। आंटी ने मुझे देखकर खुश होकर स्वागत किया और तुरंत से पापा को बुलाया। रजनी के पापा मुझे देखकर बोले, हाँ बेटा, कैसे आना हुआ? मैं साहस जुटाकर कहा, अंकल, मैं रजनी से शादी करना चाहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उनके चेहरे पर हल्की गंभीरता थी। उन्होंने मुझे बैठने को कहा और फिर पूछे, तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो और तुम्हारी सैलरी कितनी है? मैंने बिना डर के जवाब दिया, अंकल, मेरी सैलरी 50,000 है। मैं एक अच्छी नौकरी में हूँ और मेरी पारिवारिक स्थिति अभी स्थिर है। आंटी, इसी दौरान अपने करियर को लेकर बहुत गंभीर हो गया। मैंने तय कर लिया था कि जब तक मुझे एक अच्छी नौकरी नहीं मिलती, तब तक मैं रजनी के परिवार से शादी की बात नहीं करूँगा। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई और मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। मेरी सैलरी 50,000 थी और मेरी पारिवारिक स्थिति भी अभी ठीक हो चुकी थी। मैंने अपने दिल की बात रजनी के परिवार के सामने रखने का फैसला किया। एक दिन मैं रजनी के घर गया। आंटी ने मुझे देखकर खुश होकर स्वागत किया और तुरंत के पापा को बुलाया। रजनी के पापा मुझे देखकर बोले, हाँ बेटा, कैसे आना हुआ? मैंने साहस जुटाकर कहा, अंकल, मैं रजनी से शादी करना चाहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उनके चेहरे पर हल्की गंभीरता थी। उन्होंने मुझे बैठने को कहा, फिर पूछे, तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो और तुम्हारी सैलरी कितनी है? मैं बिना डरते हुए जवाब दिया, अंकल, मेरी सैलरी 50,000 है। मैं एक अच्छी नौकरी में हूँ और मेरी पारिवारिक स्थिति अभी स्थिर है। आंटी, जो मुझे पहले से ही मुझे जानती थी, मुस्कुराते हुए अपनी पति से कहा, यह लड़का बहुत अच्छा है। मैं इसे ट्रेन में देखा था। यह न केवल हमारी बेटियों की बल्कि औरों की भी मदद करता है। उनकी बात सुनकर रजनी के पापा मुझे कुछ पल देखा, फिर बोले, क्या तुम सच में मेरी बेटी को खुश रख पाओगे? मैंने आत्मविश्वास से कहा, अंकल,
अंकल, रजनी मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। मैं उसे हर हाल में खुश रखूँगा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनते ही रजनी और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जल्द ही हमारी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। हमारी शादी बहुत धूमधाम से हुई। परिवार, दोस्त और रिश्तेदार इस खास दिन का हिस्सा बने। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जीवन कभी कभी सबसे खूबसूरत तोहफा वहीं देता है जहां हम उसे खोजने की उम्मीद भी नहीं करते। ट्रेन की वह यात्रा मेरे लिए एक नई शुरुआत थी। वह मुझे जीवन साथी मिली वहाँ मुझे जीवन साथी मिली और उसी सफ़र ने मेरी ज़िंदगी को नई दिशा दी। अभी हम दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं और हर दिन उस यात्रा को याद करके मुस्कुराते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे डेली आपको ऐसी ही स्टोरीज़ वीडियोस देखने के लिए मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।